समराइजिंग अपना होता है ट्रायल बैलेंस से। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। समराइजिंग हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। उधार पे दिया गया सामान पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता है। रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिगो एकेडमी। माई सेल्फ सुयश प्रताप ऑफ कॉमर्स फैकल्टी। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। फर्स्ट उसका जो लेक्चर था हम लोग ने अभी उसकी टर्म्स पढ़े। थोड़ा सा 2 मिनट पीछे चलते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग पहले उसको रिवाइज कर लेते, ठीक है। हम लोग ने पहले उसका क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे गए, अकाउंटिंग क्या होती है ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद स्लाइड पे गए बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। लेक्चर 1 जो इसका है, जिन बच्चों ने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा वो लोग इसका लेक्चर 1 प्लीज पहले पढ़ लें, अदरवाइज लेक्चर 2 आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल्स, ड्राइंग्स, कैश बैंक, मतलब सब कुछ पढ़ा, ठीक है। टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं सब कुछ पढ़ा, ठीक है अभी तक। उसके बाद लायबिलिटीज पढ़ी, एक्सपेंसेस पढ़ा, प्रोवाइडिंग और प्रॉफिट लॉस गेन स्टॉक सब कुछ पढ़ा हम लोग ने अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर पे। फिर हम लोग ने पढ़ा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ये कैश सब कुछ पढ़ा। अब हम लोग आज से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये अपना एक टॉपिक है, जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, ठीक है। पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर पूछते हैं, मतलब 100% ये चीज पूछी जाती है एमसीक्यू में। अदरवाइज कभी कभी खाली क्वेश्चन में पूछते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ गैप का फुल फॉर्म। तो प्लीज कोई वहां पर ऐसे मुंह खोल के मत खड़े पेपर में सोना, अरे ये गैप तो नई चीज सर ने पढ़ा दी यार, और सर ने तो आज तक कहीं पढ़ाई नहीं, ना ऑनलाइन वाले सर ने पढ़ाई ना ऑफलाइन वाले सर ने पढ़ाई। गैप क्या होता है भैया? गैप कुछ नहीं होता। गैप मतलब होता है जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का आता है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वैल्यूज के साथ, ठीक है। अगर आज तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 15-20 पेपर अभी तक देखे होंगे, जो मतलब मेरे बच्चों ने दिए हैं अभी आगे तक, ठीक है। अभी तक को जिनको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, उसमें से ये मुझको, अगर मैंने 20 पेपर देखे होंगे तो 20 में समझ लीजिए 15 पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है गैप का, कि फुल फॉर्म ऑफ गैप, या एमसीक्यूज में गैप के कई सारे, कभी एक्सपेक्टेड हटा देंगे, कुछ और लिख देंगे, कुछ और कर देंगे, अकाउंटिंग हटा के कुछ और कर देंगे, ठीक है। एक उसमें से ऑप्शन आता है जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप का फुल फॉर्म, ठीक है भैया। डिब्बा तो नहीं गोल होगा कि सर ये गैप क्या होता है, ये क्या आ गया, ये कैसे क्या आ गया, कहां से आ गया, कुछ नहीं आ गया भैया, बहुत आसान होता है ये। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, गैप का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल आप ले लीजिएगा, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं गैप के थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो जनरल गाइडलाइंस और रूल्स फॉलोड फॉर अ रिकॉर्डिंग। किसी भी अपने खाते में किसी भी चीज को अपने को रिकॉर्ड करने के लिए उस, देखो हर चीज का भाई, हर चीज को पढ़ने का, हर चीज का नियम और एक कानून होता है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जहां मन किया वहां पर हमने 200 रुपए का सामान डाल दिया, जहां पर मन किया हमारा 700 रुपए का सामान हमने बेचा, तो वो नहीं भैया, ऐसे नहीं होता भैया। हर चीज का एक प्रॉपर एक चार्ट होता है, प्रॉपर एक टेबल होती है, उसमें हर चीज प्रॉपर लिखनी पड़ती है कि सेल्स किधर, ठीक है, सेल्स किधर, बाय किधर, क्या खरीदा क्या बेचा, बाद में उसका प्रॉफिट लॉस, फिर बहुत चीजें होती है। तो वही चीज ये कह रहा है आपका इस जगह कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, preparing financial statements. They ensure uniformity, consistency and compatibility of financial information. जो चीज मैंने आपको बताई अभी भैया, उसी चीज को compatibility बहुत एक मतलब व्यवस्थित रूप से,
ठीक है, व्यवस्थित तरीके से करके उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसको समझना। क्योंकि भैया देखो सिर्फ खाली लिखना ही अपना अकाउंट्स में काम नहीं होता। अगर इनकेस हमने यहाँ पर अपना एक कुछ भी मतलब बैलेंस शीट अपनी जैसे एक हमने अपनी यहाँ तैयार करी, तो उस बैलेंस शीट को जैसे जब कंपनीज में जाओगे तो उस बैलेंस शीट को सीए भी ऑडिट करेगा, सीएस भी पूछेगा, सबको ही पूछेगा। तो आपको सिर्फ लिखना नहीं होता ना भैया, उसमें आपको सीए ने जैसे पूछ दिया भैया ये चीज कहाँ से आई, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये चीज सर ऐसे, ये चीज ऐसे ली थी तब ऐसे करके ऐसे आई तब ऐसे आई। बहुत क्लियर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आइए, सेकंड पॉइंट आइए, फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, दीज आर प्रेजेंट टू बी फॉलोड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस जो होते हैं आपके, एग्जम्पशंस क्या होते हैं सर? भैया कुछ नहीं होते, वही नियम और कानून, शुद्ध भाषा में जो चीज मैंने अभी पहले जो चीज मैंने अभी इस्तेमाल की थी, नियम और कानून। दीज आर प्रेजेंटेड टू बी फॉलोड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है, क्लियर। Going concern assumption assume that the business will continue to exist for a long period and has no intention to liquidate it or reduce its operational significantly, ठीक है भैया, हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमने खोला है और फिलहाल के लिए ना उसमें कोई लिक्विडेशन हो रही है ना कोई इंटेंशनली सिग्निफिकेंटली हो रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड है हमारा बिजनेस, ठीक है। Contingencies, exemptions state that accounting policies are and practices should be applied consistently from one accounting period to another to ensure comparability. एक अकाउंटिंग पीरियड, वही फिर से आ गई, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, वही आपकी अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब जो अकाउंटिंग पीरियड हो गया भैया, उसमें कंपेटेबिलिटी करके कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को एक अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर टू इंश्योर कंपेटेबिलिटी, ठीक है। मतलब वही अकाउंटिंग पीरियड अपना भैया 1 साल के लिए हमको करा, इस साल काम हो गया, 31 मार्च के बाद ये बुक्स क्लोज हुई, नई बुक्स मेरी भैया बन के रेडी हो गई। मतलब बन के क्या भाई रेडी हो गई, वो तो है ही, बुक है ही अपनी, उसको हम लोग अकाउंट की भाषा में उसको हम लोग अपनी एक बुक कहते हैं, ठीक है भैया। बुक एक रेडी हो गई भैया, बुक है, अब नया साल आ गया, अब भैया हमको नया तरीके से फिर से वही चीज पूरी चीज करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल, एपी मतलब अप्रैल, एमआर मतलब मार्च, ठीक है, एमआर मतलब मार्च। ये मत समझ लेना कि एमआरपी 31 रुपए इसकी एमआरपी, भैया एमआरपी कुछ नहीं होता फिलहाल अभी। नेक्स्ट पॉइंट आइए, assured exemption state that revenue are recognized when earned and expenses are recognized when incurred regardless of when cash is received or paid. अगर हमने किसी को कैश में पेमेंट करी है और कैश से पेमेंट ली है, करी है मतलब दिया है, देखिए लिखा भी है इसमें, ऐसा नहीं खाली मैं अपने मन से बता रहा हूं। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकरेड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कैश से पेमेंट आई है या कैश से पेमेंट गई है तो वो रेवेन्यू में भी काउंट होगी, क्लियर है, वो रेवेन्यू में भी चीजें काउंट होंगी। ये मत समझना कि भैया पैसा वो रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। बड़े आगे, अब आइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अभी तक पीछे क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ प्रिंसिपल्स, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल के साथ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट्स, पहला पॉइंट इसका पहला पॉइंट, एक सेकेंड छोटा हो रहा होगा आई थिंक सो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। अब क्लियर ज्यादा हो जाएगा, आप लोग को विजुअलिटी थोड़ी सी क्लियर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए रेडी, चालू कर रहा हूं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, द बिजनेस इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ओनर्स।
पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, द बिजनेस इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा पर्सनल यूज का ट्रांजेक्शन होगा वो मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में नहीं जोड़ा जाएगा। ये पर्सनल हो गया, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, PER पर्सनल समझ जाइएगा, BUST बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। पर्सनल वाला बिजनेस में नहीं जोड़ा जाएगा, बिजनेस वाला मेरा पर्सनल में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, बहुत क्लियर होता है ये चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट आइए, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, ठीक है, concept, only those transactions that can express in monetary terms are recorded in accounting। वैसे ट्रांजेक्शन जो खाली मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्डेड किए जाते हैं उनको भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी मेजरमेंट उसकी को कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देखिए अकाउंटिंग पीरियड, फिर वही पीरियड आ गया, यूजुअली 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब, 1 ईयर का मतलब बता रहा हूं भैया, 1 ईयर, फिर आप लोग चले जाते हो यार, कैसे चलेगा भैया काम। देखिए यूजुअली 1 ईयर मतलब एक अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपका अकाउंटिंग की भाषा में यूजली 1 ईयर या अकाउंटिंग टाइम पीरियड भी कहते हैं, यूजली 1 ईयर या अकाउंटिंग टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में यही चीज डिस्क्राइब करी गई है, यूजली 1 ईयर में जो भी हम लोग डिवाइड करते हैं या जो भी हम लोग ने सेल की, परचेज की, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको हम लोग 1 साल का अकाउंटिंग टाइम पीरियड कहेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा हाँ ये देखो थोड़ा सा मेन पॉइंट है भैया, समझिएगा इसको, मैं इसको दोबारा लिखे दे रहा हूं, सॉरी आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिखे दे रहा हूँ। 1 अप्रैल था ना, हाँ 1 अप्रैल से, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब आप पूछ रहे हो कि सर अब क्या हिस्ट्री भी सर के अकाउंट्स में पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं भैया, हिस्टोरिकल से मतलब हिस्ट्री नहीं होता, जहां पर हिस्टोरिकल आ जाए उसको क्लास 10th वाली आप लोग हिस्ट्री मत जोड़ दीजिए कि सर ले फिर से सर हिस्ट्री आ गई, अभी तो हम पीछे छुड़वा के अपना आए किसी स्टाइल में, किसी लड़ते झगड़ते बेचारे किसी तरह सर में समय काटा इसमें, फिर आपसे हिस्टोरी नहीं भैया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कई बार क्वेश्चन मतलब पेपर में चीज, क्वेश्चन पेपर में कई बार आती है कि व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बच्चा हिस्टोरिकल से ही क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है भैया, हिस्टोरिकल से ही मतलब है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो मतलब काफी टाइम से चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को अभी तक ना बदला गया है ना भविष्य में उसको बदला जा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी नहीं उसको बदला जा सकता है उस कॉन्सेप्ट को, जो कि जो कॉस्ट का, जो अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जब से अकाउंट्स बना है, जब से इसका निर्माण हुआ है, जब से ये बॉर्न हुआ है, ठीक है, तब से भैया उसको बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना बड़ा भी सीए आ जाए इस धरती पे। कुछ नियम कानून ऐसे हैं अकाउंट्स के कि उसको आप नहीं बदल सकते हो, उसी को है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाइए ड्यूल एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट। सर अब ये ड्यूल एक्सपेक्टेड क्या होता है? सोच रहे होगे सर ये ड्यूल एक्सपेक्टेड क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे। हाँ भैया पहली बार तो हम भी सुने थे, हमने पहली बार ही भैया बता, पर भैया क्या कर सकते हैं बताइए, पढ़ना तो पढ़ाइए, पढ़िए। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज टू एक्सपेक्ट और इफेक्ट्स। हर बिजनेस कॉन्सेप्ट के 2 इफेक्ट्स या 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 इफेक्ट्स या 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं। एवरी, ठीक है, इफेक्ट्स एंड फॉर एवरी डेप्ट
there is an equal and corresponding credit, there is a basic of double entry system or accounting and is expressed by accounting equation assets equal to liability plus capital. मैं बता रहा हूं पूरा क्लियर आउट कर, ठीक है, ये पढ़ने में क्लियर हो गया ना आप लोग को। अब चलिए देखिए, एक बहुत सिंपल सी भाषा है कि ड्यूल, ठीक है, पहले हम लोग के यहाँ जो हम लोग मतलब ये मान लीजिए 2000 आई थिंक सो 2005 के पहले, 2005 नहीं, 2005 ज़्यादा हो गया, 2005 नहीं, ये मान लीजिए 2007 के पहले हम लोग के यहाँ सिंगल कॉन्सेप्ट चलता था। सिंगल कॉन्सेप्ट देखिए, डबल एंट्री सिस्टम, जैसे अब जो हम लोग की बुकें हैं वो हम लोग की हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। पहले क्या चलता था? सिंगल एंट्री सिस्टम। 2007 के पहले से पहले चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, सिस्टम 2007 के पहले चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम। 2007 से हम लोग की अकाउंट्स की बुक्स में चेंजमेंट आया, हम लोग के सिलेबस में चेंज आया, तब जाके ये आपका बना डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम ही अब हम लोग पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अब भैया सर एसेट्स ये क्या बता रहे हैं, जो आप नीचे जो अब लिखा है आपने ये वाला, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ए इक्वल टू एल प्लस सी। भैया ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के भी बिहाफ पे आगे की अकाउंट्स इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे है, ए इक्वल टू एल प्लस सी। इसको कहीं जैसे मम्मी लोग जैसे ताबीज बांधती हैं, बनवाती हैं, वैसे करके भैया ताबीज कहीं बनवा के इसको कहीं ऐसे लटका लीजिए गले में, तो ऐसे क्या होगा, हमेशा याद रहेगा कि भैया अब आगे की पूरी अकाउंट्स ए इक्वल टू एल प्लस सी पे ही डिपेंड है और इसी पर ही चलेगी, इसी पर ही चलेगी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं, कल मैंने बताए थे, गुड्स, सामान। लायबिलिटीज जो अपने ऊपर कर्जा है, जो अपने ऊपर जिम्मेदारियां। अब जिम्मेदारी ये नहीं, अब ये मत जिम्मेदारी से जोड़ लेना कि सर मम्मी ने कहा था कि आज पेपर वाले को सर पेमेंट करनी है, सर वो भी तो सर जिम्मेदारी ना। भैया वो जिम्मेदारी अलग जिम्मेदारी हो गई, वो जिम्मेदारी तुम्हारे पास घर की जिम्मेदारी हो। माता जी का कहा हुआ तुम्हारे पास एक आदेश है, उसको जिम्मेदारी नहीं कहते, उसको आदेश कहते हैं, जो कि काम करना है घर का। बिजनेस में तुम्हारे पास जिम्मेदारी ऐसी है कि भैया इसमें तो यार हमारा पूंजी लगी, हमारी कैपिटल लगी भैया, और या हमने किसी से अगर भैया कर्जा लिया है, उधार लिया है पैसा, तो भैया ये तो फिर हमारा राइट बनता है कि अगर हमने उससे 6 महीने में का टाइम दिया है तो भैया 5 महीने में उसको वापस कर दे पैसा। भगवान ना ये हो कभी हमको इन फ्यूचर फिर नीड पड़ सकती। भाई देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस का मतलब होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, UND। आज भैया ग्रोथ है, कल मे बी इन केस मार्केट डाउन हो गए, कुछ डाउनफॉल आया अपना, तो अगर डाउनफॉल आया तो हमको तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी सब कुछ देनी है ना। तो भैया हमने क्या किया, हमने उसी से भैया फिर से मांग लिया। अगर मेरी क्रेडिट एक बार यहाँ अच्छी बनी है तो भैया हमने फिर से उससे ले लिया पैसा, फिर से हमने उसको समझ लिया, ठीक है। तो लायबिलिटीज मतलब हो गई बिजनेस में जिम्मेदारी, और कैपिटल मतलब भैया पूंजी, कैपिटल मतलब भैया कैश। बहुत क्लियर कट है, ठीक है। अब आइए रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड, when the goods are sold or services are returned regardless of when cash is received। रेवेन्यू मतलब पता है किसी को क्या होता है? रेवेन्यू मतलब कोई बताए, कोई भी समवन, किसी को पता है भैया रेवेन्यू मतलब? छोटी क्यों चल रही भैया, चलो मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड रुको। चलो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है दोस्त, बिना जगह बनाए लिख नहीं पाएगा इंसान। चलिए देखो यार, फिर चले आए क्या तुम। देखो रेवेन्यू मतलब होता है कर,
रेवेन्यू मतलब होता है कर। कर मतलब सुना होगा आज मतलब जैसे सबके घर में पापा और मम्मी उनकी रेवेन्यू इनकम टैक्स देती हैं सरकार को। मार्च से लेके और अप्रैल मई जून तक इनकम टैक्स। अब तो भाई जीएसटी आ गया, तो अब तो जिनका बिजनेस होगा वो लोग 6-6 महीने पे या 3-3 महीने पे या साल भर पे जीएसटी भी उनको भरनी पड़ती है। वो तो टर्नओवर्स होते होंगे जैसे जैसे, ठीक है ना। तो वही रेवेन्यू मतलब कर हो गया, ठीक है। जो हम लोग को सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि भैया सरकार भी है, सरकार को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो भैया फिर सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी। ये भी तो आप समझो ना, सरकार को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो फिर सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी। एक है कि सरकार रोड कहाँ से बनवाएगी, सरकार हमको लाइट कहाँ से प्रोवाइड देगी, सरकार हमको पानी कहाँ से देगी, सरकार हमको स्ट्रीट लाइट कहाँ से देगी, सरकार हमको ब्रिज कहाँ से देगी, ट्रेन कहाँ से देगी। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हम लोग को गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। बताने की हमको नीड नहीं है, आप सब लोग तो इतने बड़े हो यार कि भाई सबको तो ये चीज पता ही है, ठीक है। तो वही रेवेन्यू अब, और ये रेवेन्यू अब ये पूछोगे सर रेवेन्यू से क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया समझ में आएगा, रुक जाओ। रेवेन्यू मतलब होता है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो रेवेन्यू जो कि, अच्छा अब रेवेन्यू हम लोग किस बिहाफ पे देंगे सरकार को, ये बताइए। कि सर हमने किसी को उधार पे माल दे दिया, इसका मतलब ये तो ना कि हमारे पास पैसा आ गया ना भैया। उधार पे दिया गया सामान पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता है। रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स, रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स। और उधार के सामान पे टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं आती है। और जब तक किसी चीज की पेमेंट नहीं आएगी तब तक हमको उसको वो मेरी चीज हो गया, मेरे लिए क्रेडिटर, क्रेडिट पे हमको पैसा, हमको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और अब हम लोग टैक्स देते किस पर हैं, हम लोग को टैक्स देना किस पे पड़ता है, टैक्स देना किससे भैया। टैक्स हम लोग को देना पड़ता है कैश की पेमेंट पर। अब कोई हमसे ये ना पूछे कि सर ऑनलाइन पर देना पड़ता है कि नहीं दे भैया, क्यों नहीं देना पड़े। कल भी हमने क्या बताया था, कल कहें सॉरी, अभी मतलब पिछले साइड में, मतलब पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि भैया कैश इज इक्वल टू ऑनलाइन पेमेंट। चाहे कैश की पेमेंट हो चाहे ऑनलाइन की पेमेंट हो, ठीक है भैया, ठीक है। वो पैसा कैश में ही हमारे पास शो कर रहा है, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो भैया ले लो फटाक से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब कहेंगे सर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट expenses is incurred to earn revenue in a particular period should be matched against that revenue in the same period to determine the true profit or loss. मैचिंग एक्सपेंस इंक्लूड टू, देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, जब हम किसी को उधार देते हैं तो हम अपनी डायरी में या सिस्टम पर कहीं एक जगह बनाते हैं उधार धारकों के नाम या क्रेडिटर्स जिनको हमने क्रेडिट पे अपने उनकी क्रेडिट पे हमने उनको सामान दिया, ठीक। तो भैया राम ने लिया, श्याम ने लिया, गोविंद ने लिया, ठीक है, XYZ ने लिया, ABC ने लिया, किसी ने भी लिया। और फिर यहाँ उसका अमाउंट लिखा होता है कि किसी ने 27,000 लिया सबका सामान लिया, किसी ने 2,000 का लिया, किसी ने 5,000 का लिया, किसी ने 4,000 का लिया, ठीक है। और फिर यहाँ बहुत से दुकानदार डेट भी आगे डाल देते हैं कि किस डेट पे सामान गया, ठीक है।
तो वही वो कह रहा है कि भैया जो ये जो मेरी जो पेज में या कॉपी में या डायरी में या फोन में लैपटॉप में पीसी में कहीं पर भी मैंने जहां पर ये सबका अपने उधार धारकों का नाम क्रेडिटरों का नाम सेव करके रखा है भैया, वहां से जो वो चीज हमारी मैच कर रही है मेरी किताब से, जो मेरी ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस जब हम बैलेंस शीट उसका साल के अंत में बना रहे हैं, अगर इन केस सारा उधार का पैसा वापस आ गया तो भैया बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं हमको, हम तो भैया बहुत रिलैक्स, पूरा पैसा हमारा वापस आ गया। पर भैया बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आपने 4 लाख रुपए इनकेस अगर उधार में दिए हैं, इसका 4 लाख का अगर मार्केट में आपने उधार में सामान दिया है तो ये गारंटी ही मतलब नहीं है कि 4 लाख का सामान 4 लाख पूरे आपके पास वापस आ जाएंगे। ये भी हो सकता है 2 लाख आए, ये भी हो सकता है 3 लाख आए, और ये भी हो सकता है कि 1 लाख भी आए। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है कि पैसा पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत सिंपल सी बात है, असंभव कुछ नहीं है, संभव सब कुछ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया हमारे पास जो भी मेरे क्लाइंट है बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत रिलायबल लोग हैं, उन्होंने 4 लाख हमको पूरा वापस कर दिया। तो भैया हमने कहा अरे वाह क्या बात है, हमने कहा अरे वाह क्या बात है, हमने कहा अरे वाह क्या बात है, 4 लाख का मेरा माल गया था बाजार में और 4 लाख मेरा वापस आ गया। ठीक है, तो बहुत सी देखो पॉसिबल भैया सब कुछ है, क्योंकि ये मार्केट है और इसमें कुछ भी संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। पॉसिबिलिटीज इसकी भी बन सकती है कि 4 लाख का 1 भी रुपया ना वापस आए, पॉसिबल ये भी है। ये मार्केट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मार्केट है, ये बाजार है। पॉसिबल ये भी है कि 4 लाख वापस आ सकता है, पॉसिबल ये भी है कि 4 का 0 भी वापस आ सकता है, 4 का 0 भी वापस आ सकता है, पॉसिबल ये भी है। ठीक है ना, तो ये चीज कोई सैद्धांतिक नहीं है या कोई कहीं बुक्स में नहीं लिखा है कि नहीं हमने जितना पैसा दिया था उतना ही वापस आए। इसकी भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्रेडिट का सामान आप दे रहे हो और आपको देना इस मारे जरूरी है कि वरना फिर आप फिर कस्टमर कैसे बनाओगे। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर हम उधार में क्यों सामान दे, तो नहीं भैया, उधार में आपको सामान देना पड़ेगा। आपकी मजबूरी भी हो जाती है कि भैया अगर आपसे कोई 2 साल से कोई आपसे पार्टी है, कोई आपसे कस्टमर है, आपसे लगातार सामान खरीद रहा है और इस समय उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आई है, तो क्या आप उसको सामान नहीं दोगे? आपको देना पड़ेगा भाई। कहीं कहीं पर इंसानियत भी जो चीज़ होती है ना वो सामने रखनी पड़ती है। हमेशा एक रूल्स और रेगुलेशंस काम नहीं आते। कभी कभी अपने सिद्धांतों को अपने ही बनाए गए रूल्स को एक साइड करके, आपको अपने ही द्वारा बनाए गए रूल्स को साइड करके और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को अनफॉलोड करना पड़ता है, उसी को तोड़ना पड़ता है अपने ही हाथों से। तो ये बिजनेस में सब कुछ पॉसिबल है। अब आइए फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। All materials and relevant information concerning financial affairs of the business should be completely and honestly disclosed in the financial statement। जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया 4 लाख रुपए गया था और 4 लाख का 4 लाख पूरा मार्केट से पैसा वापस आ गया, उसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी भाषा है। एक फाइनेंशियली ईयर में, एक फाइनेंशियली साल में, एक साल में मेरा गया हुआ उधार का सारा पैसा अगर मेरे पास वापस आ गया है तो हम बहुत खुश हुए। हम बहुत खुश हुए। और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब हम अगले साल 40 लाख रुपए भी हम बांट दें तो उधार पे आ जाए। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करना है कि चलो भैया 4 लाख इस साल हमने भाई बता बांटा था उधार पे यार, पैसा 4 का 4 वापस आ गया, चलो अगले साल अब हम बांटेंगे 40 लाख रुपए, अगले साल अब हम बांटेंगे 40 लाख रुपए। और फिर ऐसा ना हो कि भैया 4 लाख तो आ गया, इस साल वाला 1 लाख रुपए भी वापस नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अपनी लिमिट देखकर ही उधार पे पैसा किसी को सामान
दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 4 लाख का अगर वापस आ गए तो 4 लाख का 39 लाख में बांटेंगे, समझ, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो फुल्ली डिस्क्लोजर मतलब वही हो जाता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंसेस दैट द डिसीजन ऑफ यूजर शुड बी डिस्क्लोज, इनसिग्निफिकेंट आइटम कैन बी इग्नोर्ड और कंबाइंड। मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स देखो, डिस्क्लोज कर देना इन केस थोड़ा सा कुछ चेंज करके बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी बारे मैंने इंक चेंज करी है पेन की। MR मॉडर्निटी प्रिंसिपल, ठीक है। वो प्रिंसिपल, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो मेरा पैसा बाजार में गया तो, पर पैसा मेरा ये डेड हो गया, ये पैसा मेरा डेड हो गया। मार्केट में गया पैसा, पैसा तो हमने लगा दिया मार्केट में, पर भैया अब क्या करें, जो पार्टी थी उसने कह दिया भैया मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना हो आप कर लो मेरा। तो फिर क्या करोगे बताओ? किसी को गोली तो पता भाई मार नहीं दोगे, भैया हाथ पैर जोड़ोगे बड़े भाई, जब पैसा हो तब आप दे देना, ठीक है। इन केस अगर उसने ये कह दी कि भैया ये मान लीजिए कि अभी 5 साल तक हम आपको दे नहीं पाएंगे पैसा, 5 ईयर, 5 साल नहीं, सपोज करिए अगर उसने ये कह दिया आपसे भैया अभी 5 साल तक आपको, 5 ईयर्स तक हम पैसा दे नहीं पाएंगे, तो अब ये समझ लो कि जो इंसान 5 साल तक नहीं दे पाएगा उसकी ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 6ठे साल तुमको पैसा तुम्हारा वापस कर ही दे। हो भी सकता है तुमको दे दे और हो भी सकता है तुमको नहीं भी दे। हमने अभी क्या बताया था, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सही कह रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ बोर्ड दिक्कत कर रहा है हल्का सा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो पैसा दे भी सकता है इंसान, पैसा नहीं भी दे सकता है, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाक से, फिर हम लोग बढ़े आगे। भैया प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्त को, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करिए। भैया ये भी है पढ़ने के लिए कंटेंट है, आप लोग भी इससे पढ़ लीजिए। मैं तो भैया पढ़ लिया, भैया आप लोग भी पढ़ लीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर इट, मैक्स से मैक्स लाइक कीजिए, ट्रिगो एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है। और अगर कोई आपके पास मैथ साइंस का भी कोई अगर दोस्त यार है तो उनको भी इसी चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे क्लासेस के, उनको भी आप भेजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। द अकाउंटिंग साइकिल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पहले इसका एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए रेडी, चालू करते हैं। कहानी चालू करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, द अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू रिकॉर्ड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। क्लास 11, द फोकस इज जनरली ऑन द इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। वाउचर, अब एक समराइज है, ये एक तरीके से एक समरी है आपकी, जो अभी तक हम लोग ने 10 स्लाइडों में जो हम लोग 9 स्लाइडों में जो हम लोग पढ़ते हुए चले आए ना अभी तक, वो उसकी पूरी समरी है, ठीक है। वाउचर, एक बार फटाफट हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वाउचर, चलिए वाउचर रेडी, यहां से पढ़ लीजिए। वाउचर, वाउचर वो बिल, वाउचर मतलब बिल गिवन बाय शॉपकीपर, ठीक है।
जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग को एक बिल मिलता है, उसी बिल को हम लोग कहते हैं वाउचर। ठीक है। जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। ठीक है। तो वही जो हम लोग जर्नलाइजिंग करेंगे वही जर्नल एंट्री होगा। ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर, ठीक है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू इंडिविजुअल अकाउंट इन द लेजर विच ग्रुप सिमिलर ट्रांजेक्शंस। ठीक, क्लियर। समराइजिंग, यहां क्लासिफाइंग कर दिया हमने उस चीज को हमने उसके क्लासेस में, मतलब जैसे मम्मी ने आपसे कहा कि भैया ये 6 ब्लॉक्स हैं, एक में क्या एग्जाम, हाँ चलिए, जैसे मम्मी ने कहा भैया ये 6 सामान है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 सामान है। ठीक है। और यहां पर एक 8 बॉक्स का एक बक्सा बना है, 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 बॉक्स का बक्सा बना है। ठीक है। 2 नंबर वाले सामान को आपको रखना है 4 नंबर वाले में। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए भैया, मतलब कई सारे सामानों को एक जगह से क्लासिफाइंग कर देना, मतलब उसको उसके हमेशा मतलब ग्रुप्स में उसको रखना। जो जैसे बर्तन, जैसे घर पे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, चलिए फॉर एग्जांपल आइए, घर पे जैसे आप लोगों को कभी देखा होगा, मम्मी जो अपनी जो मसालदानी होती है ना, जिसे मसाला रखते हैं मम्मी लोग, ठीक है, देखा होगा उसमें कई सारे ऐसे बॉक्सेस बने होंगे। देखो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बार बार बताता रहता हूँ आप लोग को कि प्लीज हंसना मत बाद में, अरे सर ये क्या बना दिया आपने। हाँ देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बहुत क्लियर बना दूंगा, थोड़ा सा क्लियर कोशिश ये करता हूँ थोड़ा सा क्लियर बना दूँ। ऐसा करके एक बॉक्स होता है घर पे, मसालदानी टाइप का, उसके अंदर ऐसे देखा होगा ऐसे कर करके छोटे छोटे ऐसे जार या बोल टाइप के रखे होते हैं कई सारे। तो उसमें मम्मी लोग क्या करती हैं कि किसी में नमक, किसी में मिर्चा, किसी में धनिया, किसी में हल्दी, किसी में कुछ अपना सामान मसाले का सब रखती हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं पता होता कि एक में ही नमक नीचे, अब जैसे एक कोई ये कंटेनर है, जैसे ये वाला कंटेनर उठा लीजिए बाहर ले आइए इसको, तो इसी में नमक भी, इसी में हल्दी भी, इसी में धनिया भी, इसी में मिर्चा भी, ऐसे नहीं ना, सबको अलग अलग मम्मी लोग कैटेगराइज करके क्लासीफाइंग करती हैं। ठीक है। अब क्लासीफाइंग के बाद अब समराइजिंग कर लीजिए उसको। समराइजिंग अपना होता है ट्रायल बैलेंस से, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है। समराइजिंग हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस से। ठीक है। उसके बाद अब आइए, अब उसके बाद नीचे आइए, ट्रायल बैलेंस के बाद डेबिट मस्ट बी इक्वल क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का एक बहुत सीधा एक सिद्धांत होता है, जब ट्रायल बैलेंस शीट जब बनती है, जब ट्रायल बैलेंस अकाउंट जब बनता है ना, तो उसका बहुत एक फंडा होता है क्लियर कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अगर 2 लाख इधर आ रहा है तो इधर भी 2 लाख ही आएगा, ये नहीं होगा कि 1,80,000 आ रहा है कि 1,94,000 ना। 2 लाख का मतलब 2 लाख, जो अमाउंट डेबिट में वही अमाउंट क्रेडिट में, जो अमाउंट क्रेडिट में वही अमाउंट डेबिट में भी होगा। क्लियर राइट? ठीक है। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और रिवर्सिंग एंट्रीज ऑप्शनल। ये चीज ऑप्शनल होती है, ये चीज रिवर्सिंग एंट्रीज बहुत बार नहीं पूछता है, 11th में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभार शायद किसी बुक में पूछा गया होगा तो पूछा होगा, वैसे अब जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है। चलिए वीडियो यहां पर एंड हुआ। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए ट्रिगो एकेडमी के चैनल के साथ। लाइक करिए वीडियोस को, लाइक करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों आप लोग के लिए। क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, टॉपिक था टी शेप क्या होता है, अकाउंट्स में टी शेप का क्या रूल है, इस पे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा। टी शेप
टी शेप क्या होता है, अकाउंट में टी शेप क्या होता है, इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो एक आप लोग को मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए। और टी शेप के साथ साथ ही एक वीडियो और मिलेगा जर्नल एंट्री, बेसिक ऑफ जर्नल एंट्रीज का, ठीक है, बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।